नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। और फ्रेंड्स बता दें हम आपको कि इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन के 21 अगस्त 2018 की तीसरी शिफ्ट का पेपर, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है तो ये तीसरी शिफ्ट का रहने वाला है, क्योंकि तीसरी शिफ्ट का आप देख रहे हैं टाइमिंग क्या है, 4 बजे से शाम 5 बजे तक, ठीक है, नहीं शाम 4 से शाम 5 बजे तक। और यहाँ पर जो पहली शिफ्ट होती है उसका टाइम था 10 से 11 और जो दूसरी था 1 से 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 21 अगस्त के जो है तो पहली और दूसरी शिफ्ट के कर लिए, तो आज हम लेकर आए हैं तीसरी शिफ्ट का पेपर, ओके। इसमें आपके फ्रेंड्स रहने वाले हैं मैथ के, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन और जीके के और रीजनिंग के। और ये फ्रेंड्स आपकी से ये प्रीवियस क्वेश्चन आपके जो आगामी आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या फिर रेलवे का हो या फिर आपका एसएससी का हो, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप जैसे रेलवे के ही ले लेते हैं, जैसे आपके 2023 में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं। 2023 में आपकी वैकेंसी आने वाली हैं आरपीएफ की, जैसे आने वाली है आरपीएफ की, और एएलपी की तो है ही है, ठीक है, ये तो आनी ही आनी है, सबसे पहले आएगी यही। और आपकी जेई की, ठीक है। तो इन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपको भी समझ में आएगा कि पहले कैसे एग्ज़ाम पैटर्न रहता था और हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक सारा समझ चुके होंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक कुछ देखना, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी टाइम के लिए। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है, और फ्रेंड्स एक बात और बता दें हम आपको कि जिस भी बच्चे का ये आंसर की था ना उस टाइम का, ठीक है, 2018 का, तो उसने भी जो आंसर दिए हैं तो उसके भी हम नंबर यहाँ पर जोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो उसके भी नंबर हम देखेंगे कि कितने नंबर इसके आए थे, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन आप देखिए, बोला गया है कि उस दिए चित्र की दर्पण छवि क्या होगी, ठीक है। ऊपर दिए गए चित्र की दर्पण छवि क्या होगी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कि दर्पण छवि हमेशा दोस्तों अगर बोले ना तो हमेशा दोस्तों एक मिरर कहाँ पर लगा देते हैं, दाएं साइड, ठीक है, चित्र के दाएं साइड हम लगा देते हैं हमेशा। तो यहाँ पर जब मिरर लग जाएगा इधर तो फिर आपकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, आई तो देखो सेम ही रहेगा और एच भी सेम ही रहेगा। 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो न, यहाँ पर क्या कर दिया, ये उल्टा ही कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया है कि 6 का 6 ही लिख दिया है, तो ये भी नहीं होगा आपका। और यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर अभी तक सेम है, लेकिन क्यू को यहाँ पर सेम रखा है, सेम टू सेम, लेकिन क्यू तो चेंज हो गया क्योंकि मिरर इमेज निकालना, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट होगा। इस तरह से दोस्तों आपको ऑप्शन का एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि दिए गए मैंने यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर सभी हेलीकॉप्टर वाहक है, तो सभी हेलीकॉप्टर आपके किसके अंदर आ जाएंगे, वाहक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर ले लेते हैं और वाहक यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाहक को भी से हम ले लेते हैं, ठीक है, वाहक भी। और कुछ बाइक से आपकी वाहक हैं, तो कुछ बाइक आपकी क्या है, वाहक हैं, तो आपकी कुछ बाइक क्या है, वाहक है, तो ये बाइक का हो गया, ओके। अब देखो निष्कर्ष क्या बोला गया है कि सभी हेलीकॉप्टर बाइक हैं, ठीक है। तो सभी हेलीकॉप्टर बाइक नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो एक भी नहीं है, इस जो तो इसके माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से तो एक ही भी हेलीकॉप्टर बाइक नहीं है, ये तो दोस्तों सरासर गलत हो जाएगा। कुछ बाइक्स हेलीकॉप्टर हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इस डायग्राम के माध्यम से, इस कथन के माध्यम से हम ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत ही होंगे, ठीक है, राइट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है, बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस बच्चे का ऑप्शन क्या, आपसे चूज ऑप्शन क्या है, दूसरा है। देखते हैं कि अमन इसने क्या दिया है, हाँ, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2, ठीक है, यानी कि उस बच्चे के अभी तक दोनों सही थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका कि यदि v/i का मान एक नियतांक है तो इससे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो v आपने सब लोगों ने दोस्तों ओम का नियम पढ़ा होगा कि v और समानुपाती क्या होता है आपका, i होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब भी और बराबर यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर नियतांक आ जाता है r और यहाँ पर i, तो v/i को आपको पूछा गया क्या हो जाएगा, तो v/i बराबर आपका क्या हो जाएगा, r, या r को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर तीसरा। और फ्रेंड्स आर किस किस पर निर्भर करता है, आर दोस्तों क्या होता है, आर बराबर होता है आपका लेंथ,
ठीक है। आपका रो यानी कि पदार्थ का जो गुणवत्ता होती है उस पर, और इंटू लंबाई, और बटे क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का यहाँ पर व्युत्क्रम होता है क्या प्रतिरोध, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस पर कई बार जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बच्चे ने दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, यानी कि इसने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पुलक और मनोज के पास उपलब्ध कंजों की संख्या का अनुपात 5:9 है, ठीक है। तो पुलक और यहाँ पर बोला गया पुलक और मनोज के पास उपस्थित कंजों की संख्या 5:9 है। उसके बाद आगे जो बोल रहा है उसको पढ़िए। जबकि जयराम और मनोज के पास उपलब्ध कंजों की संख्या का अनुपात 7:18, ठीक है। जबकि मनोज, ठीक है, जबकि जयराम और मनोज के पास जो कंचों की संख्या है उसका अनुपात क्या है 7:18, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इधर से आपका क्या होने वाला है कि यहाँ पर मनोज और मनोज की अलग अलग यहाँ पर अनुपात हैं, इनको बराबर कर देंगे। तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी, ठीक है। यहाँ से यानी कि जो 10 अनुपात, और इधर क्या आ जाएगा 18, और इधर जयराम का अनुपात क्या रहेगा 7 रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों अनुपात आ गए। अब क्या पूछा कि पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंजों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। तो पुलक का ये है और जयराम का 7, यानी कि 10:7 विल बी राइट आंसर, ठीक है। ओके, इसने भी पहला ऑप्शन दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। बोला गया कि एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जब कोई तत्व स्थिर अवस्था में आता है तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी कोई तत्व स्थिर अवस्था में आता है, यानी कि किसी से भी वो क्रिया नहीं करता, क्रियाशील हो, किसी से भी निष्क्रिय हो जाता है वह तत्व, तो उसके बाहरी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 ऑक्टेट यानी कि केवल 8 बोला गया है, और 1 हेक्टेट बोला गया है। ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट यानी कि अलग होता है, ठीक है। हेक्टेट यानी कि 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्टेट के मतलब 8 ही होता है, और केवल 1 डुप्लेट यानी कि 2 होता है इधर, और यहाँ पर 1 डुप्लेट यानी कि 2, या फिर ऑक्टेट यानी कि 8, ठीक है। तो 2 और 8 वाला आपका ऑप्शन नंबर चौथा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। केवल आपको यहीं पर समझना था कि एक डुप्लेट या ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बच्चे ने इसका आंसर नहीं दिया, तो अभी तक इसने 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद की भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश होगा, ठीक है। तो यदि दोस्तों किसी वस्तु को वर्क अगर यहाँ पर क्या हो रहा है शून्य हो रहा है ना, तो कब होगा शून्य, जब उसके यहाँ पर विस्थापन क्या होगा शून्य होगा, ठीक है। तो शून्य होगा, देखो वर्क बराबर क्या होता है फोर्स, ठीक है। वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, ठीक है, ये होता है। अगर आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा ना तो पूरा का पूरा वर्क भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इसने भी दूसरा ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में दिया है आपका कि एक वस्तु स्थिर अवस्था से आरंभ होकर, अब यहाँ पर स्थिर अवस्था से आरंभ हो रही है, यानी कि यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और आगे बोला गया कि 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोला गया है त्वरण से स्थानांतरित होती है 8 सेकेंड के बाद इसकी गति क्या होगी, ठीक है। तो इसकी गति क्या होगी, यानी कि v की वैल्यू आपसे पूछा गया है। v बराबर हम मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है। तो v बराबर आपको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समीकरण क्या पता होना चाहिए, न्यूटन की गति का पहला समीकरण, ठीक है। वो क्या होता है v बराबर u प्लस at होता है, सभी को पता ही होगा, ठीक है। इसमें v की वैल्यू आपको निकालना है, u की वैल्यू आपकी 0 है, और प्लस a की वैल्यू आपकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और t का मान क्या है आपका 8 सेकेंड, ठीक है। यानी कि जो v की वैल्यू आपकी आएगी 8 चौक 32 और मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वेग की इकाई क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा पहला 32 मीटर पर सेकेंड, ओके। इसने भी भाई साहब पहला ही ऑप्शन चूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक चतुर्भुज है और उसका जो है तो क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसके एक विकर्ण की लंबाई आपको गिवन है 8 मीटर है,
तो समभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं अपन। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं अपन। ये आपका समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, लेकिन एंगल दोस्तों 90 डिग्री का नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके जो विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं ना, 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये खासियत होती है। तो इधर से ये, तो ये समचतुर्भुज की खासियत होती है कि जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री का एंगल तो बनाती है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और क्या होता है कि आपस में एक दूसरे को विभाजित भी करते हैं। अगर ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके पार्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समचतुर्भुज का जो दोस्तों क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है 1/2 और d1 इंटू d2, यानी कि दोनों विकर्णों का योग का आधा। ठीक है, सॉरी, दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा किसके बराबर हो जाता है, क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो ये 24 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर d2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पहली विकर्ण की लंबाई आपकी 8 है, तो इधर बचेगा 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा, और 4 6 24 यानी कि d2 की जो वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों एक विकर्ण की लंबाई क्या है 8 थी, यानी कि जब मान लेते हैं कि ये वाला विकर्ण क्या है 8 है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी उसकी 4 हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये वाला लेंथ, ये वाला विकर्ण आपका 6 निकला है मान लेते हैं, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी 3, क्योंकि आधी है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर जो कर्ण आएगा 3 4 5, तो ट्रिपलेट लग जाएगा, तो यानी कि ये कर्ण आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कर्ण 5 ये किसके बराबर है, आपका समचतुर्भुज की भुजा के बराबर है। ठीक है, और आपसे यही भी पूछा गया था कि समभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी 5, यानी कि अगर समभुज है उसकी एक भुजा की लंबाई अगर 5 है तो सभी भुजाओं की लंबाई भी क्या होगी 5 ही होगी समचतुर्भुज में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ गए होंगे क्वेश्चन। इसने दोस्तों स्किप किया इसका, तो अभी तक इसने 3 क्वेश्चन स्किप किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 1 सितंबर 2020 को दोस्तों कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जब भी किसी ईयर का हमें दिन निकालना होता है ना कौन सा दिन है, तो सबसे पहले उसके पिछला एक वर्ष जो है तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2019 से हम शुरुआत करते हैं। अब 2019 से शुरुआत करने पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब शताब्दी कौन चल रही है आपकी 20वीं। ठीक है, तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी में अब जब 400 का भाग देंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड होने पर क्या है कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि यहाँ से कोई नहीं आएगा। अब बचे जो 19 साल हैं आपके, तो 19 साल में 19 ओड डे आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे 4 का डिवाइड करने पर, 19 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 4 4 16, यानी कि 4 लीप ईयर हो गए। उसके बाद आप जाइए सितंबर तक जाइए। ठीक है, 2020 के, तो जनवरी में दोस्तों 3 होते हैं रिमाइंडर ओड डे, और फरवरी में कितने हो जाएंगे 29 दिन हो जाएंगे, क्योंकि 2020 आपका लीप ईयर है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 बचेगा 1 ओड डे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मार्च में 3, अप्रैल में 2 होते हैं, जून में 3, और जुलाई में आपके 2 होते हैं। ठीक है, और जुलाई, उसके बाद अगस्त में 3, और सितंबर का आपका 1 तारीख लेना है। ठीक है, इन सभी को ऐड कर देना है, और फिर आपका जो है तो दिन आ जाएगा। तो 19 4 23 होता है। ठीक है, 19 4 23, 3 26 और 1 27, 19 4 23, 3 26 1 27, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या आ रहा है 41 और बट्टे आपका क्या आ जाएगा 7 का डिवाइड करने पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आने वाला है देखो। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और भूल गए हैं क्या, देखो यहाँ पर ये यहाँ तक तो ये जनवरी था, ये फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो अगस्त के ओड डे कितने होते हैं दोस्तों, अगस्त के आपके 3 ही होते हैं। ठीक है, अगस्त के 3 होते हैं, और फिर सितंबर आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर छूट गया था, तो अब जोड़ लेते हैं कितना आएगा। तो 19 4 23, 3 26 27, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका दिन कितने आ जाएंगे 44 आएंगे। अब बटे जब आप 7 करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 6 बार, यानी कि 42 दिन तो कट जाएंगे, बचेगा आपका रिमाइंडर कितना 2। यानी कि आपका जो दिन कौन सा आएगा, पहले दिन पर कौन आता है सोमवार आता है, और दूसरा दिन कौन हो जाता है मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है ट्यूसडे। ठीक है, इनने दूसरा दिया है तो देखते हैं मंगलवार, हाँ सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका अलग है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इनमें से कौन अलग हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खत है और ये टेलीफोन है और ये माइक्रोफोन है और ये हेडफोन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या अलग होना चाहिए कि दोस्तों ये दोनों साइड से कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, डबल कम्युनिकेशन सिस्टम है आपका, ये भी डबल है और लेकिन ये भी आपका डबल है, लेकिन आपका जो माइक है ना तो ये सिंगल वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो माइक्रोफोन है इसको ही अलग होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से केवल हम एक ही तरफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये इन तीनों ऑप्शनों में जो दिया है वो डबल साइड कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ही राइट होना चाहिए। देखते हैं क्या दिया है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए कि इनने आंसर क्या दिया है, डी दिया है, यानी कि आपका ये अलग कर दिया है इनने। ठीक है, तो मेरे समझ से दोस्तों परे है कि क्यों ऐसा किया है, बाकी मेरे हिसाब से तो परे है। ठीक है, मेरे सोच से परे है कि इनने ऐसा क्यों किया है, डी ऑप्शन अलग क्यों किया है। ठीक है, एक तरह से और अलग कर सकते थे, जैसे उस बच्चे ने क्या दिया है, इसका आंसर ए दिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा क्यों दिया है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। ठीक है, खत, तो उसने इस तरह से अलग किया। लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों आना चाहिए आपका सी ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लें। बाकी आप कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा क्या इसमें लॉजिक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है। ठीक है, और जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर यहाँ पर सफ़ेद राख उत्पन्न होती है तो हाइड्रोजन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए उसे जल में घोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, इसका आंसर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसने बच्चे ने स्किप किया, अभी तक उसने 4 क्वेश्चन स्किप किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन चारों समूह में से मतलब कि चारों विकल्पों में से कौन सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सिंपल सा देख कर बता देंगे कि यही अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सारे तीनों है ना, तीनों डायग्राम, तो ये जो क्रॉस कर रहे हैं यानी कि चारों पार्ट यहाँ पर बराबर हैं। ये पार्ट नहीं, ये पार्ट सारे बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पर भी चारों पार्ट बराबर हैं, इधर भी चारों पार्ट बराबर हैं, लेकिन इधर चारों पार्ट बराबर नहीं। देखो ये पार्ट बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम ऑप्शन नंबर डी को अलग कर सकते हैं। बच्चे ने दूसरा दिया, देखते हैं क्या है। हाँ सही है। अगला क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स का है, बाकी आप इस पुस्तक को याद कर लीजिए। यहाँ पर इस क्या लिखा है, इम्पोर्टल इंडिया। ठीक है, इम्पोर्टल इंडिया किसकी बुक है, तो अरविंद अडिगा की। ठीक है, तो अरविंद अडिगा की बुक है इम्पोर्टल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है यदि समीकरण 6x - 5y प्लस 11 बराबर 0 है और 15x प्लस ky माइनस 9 बराबर 0 है का कोई हल ना हो। ठीक है, कोई हल नहीं होता जब दोस्तों, तो समीकरण के बीच जब दो समीकरण के बीच कोई हल नहीं होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि 1/A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होता C1 बटे C2 के। ठीक है, ये किसका है, जब कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 6 बटे आप क्या कर सकते हैं 15 और बराबर में माइनस का 5 बटे आपका के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 75 बटे 6। ठीक है, यानी कि जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको माइनस का 25 बटे 2 यानी कि माइनस का 12.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बच्चे ने स्किप किया, यानी कि अभी तक 4 इसने और स्किप किए 5। और किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो 10 माने कि बहुभुज का जब विकर्ण निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3 बटे 2 होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 हो जाएगा और बटे 2 यानी कि आपका 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। ठीक है, यानी कि कोई ध्वनि अगर यहाँ से बोली जाती है और इधर तक वो जाकर पुनः वापस आ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं x है, यानी कि वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेती है 2x। ठीक है, यह दूरी किसके बराबर हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय। ठीक है, तो 342 और इंटू समय क्या है 3 सेकंड। ठीक है, तो 2 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 171, यानी कि आपका आंसर क्या होने वाला है 17 3 यानी कि 513
आपका मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों किस यहाँ पर इंसुलिन तो दोस्तों जानवरों में एनिमल में ही पाया जाता है। ठीक है, इंसान एनिमल ही होता है। ठीक है, और एड्रेनालाइन, ठीक है, ये भी दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, आपके मानव में ही पाया जाता है, मानव में भी एनिमल। और थायरोक्सिन, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। जो ऑक्सिन होता है दोस्तों ये पादपों में निकलता है, यानी कि पौधों में। और ये ऑक्सिन हार्मोन्स का काम क्या होता है, जब प्रकाश पौधे पर पड़ता है तो पौधा उसी तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि यहाँ पर कथन और मान्यताएं दी गई हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कथन, और बोला गया है कि धारावाहिक यानी कि सीरियल महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण है। ठीक है, ये कथन है। और मान्यताएं यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि हो सकता है, बोला जा रहा है कि समाचार पत्र सकारात्मक पहलुओं की तुलना में पहले नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समाचार पत्र की कोई बात ही नहीं हुई है, तो मेरे हिसाब से तो ये राइट नहीं होना चाहिए, रॉन्ग ही होगा। अगला है नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये राइट होगा, क्योंकि नकारात्मक पहलुओं की ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए दोस्तों जो महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से दूसरा ही फॉलो करना चाहिए। देखते हैं इसका जो है तो केवल मान्यता 2 निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स की ओर, ठीक है, एक्स दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, तो एक्स दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। और बोला जा रहा है कि घड़ी की सुई की दिशा में 225 मीटर वह मुड़ता है, और फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ठीक है, जब एक बार दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत और घड़ी की दिशा के विपरीत हो ना, तो डायरेक्टली यहाँ पर आप माइनस कीजिए। ठीक है, और जो जिसका पल्ला भारी हो उसी तरह उसका जो है तो चेहरा करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपका 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री। और ये किस साइड ज़्यादा आ रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा ऐसे घूमती है। ठीक है, ऐसे जाती है, ऐसे ये दिशा रहती है, यानी कि ये दक्षिण साइड है, और 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम साइड। और जब बचेगा 45 डिग्री, यानी कि ये साइड कौन सी हो जाएगी उसकी, नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज, ठीक है, केवल क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है, एज वेल एज कबड्डी एंड आल्सो ऑल द 3 गेम। ठीक है, यानी कि आपका बोला गया है कि जो क्रिकेट के, ठीक है, कबड्डी और क्रिकेट केवल खेलते हैं। देखो यहाँ पर हिंदी से आप देख लेते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन देखो देख लेते हैं। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, तो जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और वो तीनों खेल भी खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं, तो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलने वाले कौन सा पार्ट है आपका कॉमन है, टी वाला। और तीनों खेल खेलने वाले कौन है, एस हैं। ठीक है, तो यानी कि एस प्लस टी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 2009 में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या कितनी है, 6000 थी। तो दिए गए आंकड़ों के मुताबिक किन रंगों की मोटरसाइकिलों को समान संख्या में बेचा गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है उनके ऊपर डिपेंड करता है किन मोटरसाइकिलों को किस रंग के मोटरसाइकिल के बराबर बेचा गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन पीले और हरे रंग की यहाँ पर एक साथ और सुनहरी रंग की अलग, ठीक है, बराबर है कि नहीं है। पीले एरो यानी कि ब्लैक एंड ग्रीन। ठीक है, तो येलो एंड ग्रीन देखते हैं अपन। 10 येलो है और ग्रीन आपका कितना है 8, यानी कि 18, और 18 तो इधर हो गया। और सुनहरी देखते हैं कितना है गोल्डन, तो गोल्डन आपका यहाँ पर है 8, 10 है। ठीक है, ये तो बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखो लास्ट ऑप्शन है भूरी और काली रंग एक साथ और हरे रंग। ठीक है, यानी कि ब्राउन और आपका क्या है, ठीक है, भूरी और काली और आपका हरा। भूरी और काली के बारे में बोला गया था, भूरी यानी कि ब्राउन एंड ब्लैक, तो ब्राउन आपकी 3 है और आपकी ब्लैक कितनी है, ब्लैक यहाँ पर ब्लैक 5 है। ठीक है, नहीं 8 हो रही है, और आपकी 8 कौन सी बन रही है, ग्रीन। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ब्राउन और ब्लैक को एक साथ और ग्रीन को एक साथ करने पर ये बराबर जो है तो यहाँ पर अनुपात हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आपसे इतना भी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि 45, 30 और 35 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 9 पन्ना 45 होता है ना, और 6 पंचा 30 होता है, ठीक है। 5 तो ले लिया, और 6 में दोस्तों एक आपने 3 भी ले लिया है, तो बचा हुआ आपका 2 होगा, क्योंकि 2 अभी तक नहीं लिया। और आपका यहाँ पर 35 है, तो 5 तो ले लिया, आप 7 भी ले लीजिए, तो 5 दूनी 10 इधर से हो जाएगा, और 9 7 63, यानी कि 630 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यहाँ पर अलग कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप देख सकते हैं कि एरो का जो चिन्ह है ये वाला, ठीक है। तो एक ही दिशा में है, इधर भी एक दिशा में है, और इधर भी एक दिशा में जा रही हैं, इधर भी एक दिशा में, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम पता नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दोनों आप इन जो है तो अंदर जो सर्कल है, और एक खाली है, एक भरा हुआ है, ठीक है। इधर एक भरा हुआ है, एक खाली है, इधर एक फिर खाली है, इधर भरा हुआ है, यानी कि इधर भी भरा है, इधर खाली है। इससे भी नहीं पता कर सकते। अब आपको देखना क्या है, ये जो एरो है ना, ये तो दोस्तों किस साइड में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और आपका ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, बाकी सारे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु है और उसका भार क्या है, 5 kg है, और नीचे से कितनी ऊंचाई पर उठाया जा रहा है उसको, 4 मीटर की, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बल का मान कितना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो बल का मान हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, mgh, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को कुछ हाइट तक उठाते हैं तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा लग जाती है। तो मास आपका 5 है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको 10 मांगना है, ठीक है। 10 दिया है, और आपका 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 200 जूल आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड्स होगा, माइनस के नहीं आएगा, ठीक है, 200 जूल प्लस का ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वास्को डी गामा यहाँ पर कब जो है तो समुद्र के रास्ते भारत पर पहला कदम उसने रखा, ठीक है। तो 1498 में दोस्तों वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहीं पर दिए गए कथन, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से आपको निकालना है। तो चीन एक साम्यवादी देश है, तो ये तो सभी को पता है कि चीन एक साम्यवादी देश है, ठीक है, यानी कि कम्युनिस्ट कंट्री है। और निष्कर्ष क्या है, विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते भाई साहब, रूस भी तो है, ठीक है। ऐसे कई देश हैं जो साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट कंट्री हैं। और उसके बाद दोस्तों दूसरा, विश्व के कई अन्य देशों में साम्यवादी शासन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है, विश्व के कई अन्य देशों में साम्यवादी शासन है, ठीक है। तो इससे दोस्तों हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ना कि ये है कि नहीं है, ठीक है। ये तो केवल यही भर लिखा, और दूसरे देशों के बारे में थोड़ी बताया गया कि कौन सा देश साम्यवादी है कि नहीं है, ठीक है। बोला गया है कि चीन एक साम्यवादी देश है, सिंपल सा, बाकी हम इससे कोई भी निकाल नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से दोनों रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, ये देखो लिखा, ना तो 1 और ना ही 2 पालन कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि 25 को जब आप 1/5 से विभाजित कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा। तो 25 को जब आप 1/5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 25 × 5, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दोस्तों कितनी आकृति दी हुई है, 9, और आपको जो है तो जोड़े बनाना है 3-3 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अलग हो जाएंगे आपके। तो आपका देखो 2 और 4 और 7 वाले तो अलग हो जाएंगे। 2 4 7 देखते हैं किस ऑप्शन में है, बाकी जिसमें नहीं होगा उसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो 2 4 7 तो आपका यहाँ पर नहीं है, ये तो अलग हो जाएगा। और 2 2 5 7 ये भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। आप तीसरा भी ऑप्शन, आप चौथा भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो इधर 2 4 8, आप 2 4 7 इधर भी नहीं, ठीक है। तो 2 4 7 वाला ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। तो एक ही आकृति को हमने, एक प्रकार की आकृति देखकर हमने आंसर पा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपका बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। और इधर से क्या हो जाए, सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होगा, इधर ये मल्टीप्लाई है ना, और इधर आपका जो है तो ये बड़ा वाला कोष्ठक है इधर लगा है, यानी कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से माइनस का 16 और यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 मल्टीप्लाई आपका कितना है, ठीक है ना, 9 और मल्टीप्लाई, देखो इधर से 9 ही आएगा ना, 9 आ जाएगा। और इधर से माइनस का 10, यानी कि माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। और अंदर आपका क्या है, डिवाइड है, ठीक है, माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि आपका प्लस का 18 आने वाला है।
इधर प्लस का 18 आ जाएगा, तो इधर से आपका 1/6 है, तो इंटू 18 जब करेंगे तो यहाँ पर 3 और प्लस में 4 है, ठीक है, यानी कि आपका आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो उस आकृति के चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, तो मेरे हिसाब से दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसको छोड़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि केल्विन पैमाने का मान मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, ठीक है, यानी कि किसी रूम का केल्विन में टेम्परेचर कितना होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपको केल्विन में जो सेल्सियस में क्या पता होना चाहिए, रूम का टेम्परेचर। अगर आपको पता भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों केल्विन का टेम्परेचर हम किस में चेंज करते हैं, सेल्सियम का टेम्परेचर, आप सेल्सियम को इसमें केल्विन में चेंज करते हैं, 273 का 8 कर देते हैं, ठीक है, 273 8 कर देते हैं तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका मान क्या आने वाला है, 273 से ज़्यादा ही आने वाला है, ठीक है। तो 273 से आपका ज़्यादा ही आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके सभी रॉन्ग है फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है ना। लगभग दोस्तों 27 डिग्री के आसपास होता है, 27 डिग्री के आसपास रूम टेम्परेचर हम लेते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर 300 केल्विन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ये दिया नहीं है, ये तो 98 तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि रूम टेम्परेचर 0 थोड़ी होता है, ये भी नहीं लिख सकते, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी ऑप्शन ही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, लगातार एकाधिक, ठीक है, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, ठीक है। तो प्रतिध्वनि को दोस्तों एक से बार अधिक सुना जाता नहीं है, लेकिन गूंज हो रही है, ठीक है, प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि किसके कारण होती है, परावर्तन के कारण, ठीक है। यानी कि जैसे कोई सतह है, आप यहाँ से चिल्ला रहे हैं तो इधर से परावर्तित होकर फिर पुनः वह आपके पास आ जाएगी, वही प्रतिध्वनि कहलाती है, ठीक है, परावर्तन के बाद। इसका राइट आंसर परावर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है आपका कि किसी घन की सभी कारों, ठीक है, सभी कोरों का योग किसी, यहाँ पर बोला कि किसी घन के सभी कोरों का योग आपका किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किसी भी घन की हम एक भुजा मान लेते हैं, ए है, तो योग क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, क्योंकि 12 भुजाएं होती हैं, 12 कोर होते हैं किसी भी घन में, ठीक है। और ये किसके बराबर बोला गया है कि वर्ग के परिमाप के, तो वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं स्मॉल ए, परिमाप क्या हो जाएगा 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बट्टे ए क्या हो जाएगा आपका a/3, ठीक है। तो यहाँ से आपका देख रहे हैं कि क्या आने वाला है, तो बोला गया है कि यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है, तो यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पर देखो अब ले सकते हैं आप, इधर x मान लीजिए और इधर भी x, ठीक है। तो घन के आयतन क्या हो जाएगा, x3 और बराबर क्या हो जाएगा आपका 27, ठीक है। क्या बोला गया है कि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि क्या हो जाएगा इधर 9x², ठीक है। ये बराबर कर दिए हमने, तो यहाँ से x² से कट जाएगा, x बराबर आपका 9 आ गया, ठीक है। बोला जा रहा है कि वर्ग की भुजा का माप क्या होगा, तो वर्ग की भुजा आपने ये मानी थी, यानी कि 3x, तो यानी कि x की वैल्यू 9 है, तो 9 3 27 भुजा आ जाएगी वर्ग की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बार ग्राफ ग्रेड 4 के छात्रों के पसंदीदा फल का प्रतिनिधित्व करता है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या आपसे पूछा गया, यानी 12, इधर 14 26 और 6 आपका 32 10 42 8 आपका 50 टोटल छात्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों बता दें कि इसकी PDF भी आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि यदि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों किसने खोजा था, न्यूलैंड साहब ने, ठीक है। इनने खोजा था कि प्रत्येक तत्व के जो अगला 8वां तत्व होता है उनमें क्या होता है, गुणों में समानता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अपक्रिया घटित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, दहन अपक्रिया, ठीक है, कॉम्बुशन रिएक्शन। तो यहाँ पर दहन अपक्रिया होती है, क्योंकि अगर कार्बन को O2 की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो क्या बनती है, CO2, ठीक है। यहाँ पर दहन अपक्रिया होती है, जलते हैं जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो दहन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है कि मान लें एक ग्रह
इसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगने हैं। ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m है, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो यहाँ पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी 2r। ठीक है, और यहाँ से बोला गया है कि देखो यही बोला गया है ना कि द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है। ठीक है, यानी कि n का मान क्या हो जाएगा आपका, देखो अगर g का वैल्यू क्या होता है m, ठीक है, m/r² होता है ना, तो यहाँ पर m तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब ये पहला हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर, अब उस ग्रह पर हम मान लेते हैं g'। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से होने वाला है 2m हो जाएगा आपका, और इधर से r क्या है 2r, यानी कि 4r² हो जाएगा। जैसे इधर आ जाएगा, यानी कि g' की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है m/2r²। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है 1/2 गुना है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप m/r² का मान क्या रख सकते हैं, g रख सकते हैं। ठीक है, तो g/2 यानी कि यहाँ पर आधा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर कथन है, ठीक है, और उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है आपसे बोला गया, क्या बच्चों की स्कूल में, ठीक है, क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर होती है कि नहीं होती, आपको ये पता करना है इन कथनों के माध्यम से। बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इससे तो नहीं हम पता कर सकते हैं। कमज़ोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से दोस्तों हम कह सकते हैं कि केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि अकेले एक पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अपर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं और ए और बी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर क्रमशः यहाँ पर है AS², 2S², 2P6। ठीक है, और 3S, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ठीक है, 2, 8 और 1। ठीक है, तो 2, 8 और 1 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सोडियम का। ठीक है, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर अगला जो है, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके, कितना परमाणु क्रमांक हो जाएगा 2, 2, 4। ठीक है, 4 10 उधर आ जाएगा इधर, और इधर 6 यानी कि 16। ठीक है, तो सल्फर क्या होता है 16 होता है, तो 16, तो यानी कि देखो इधर लास्ट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसमें कितने हैं लास्ट में 1 है। ठीक है, यानी कि अगर इनको यौगिक बनाना है तो ए वाला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए वाला जो तत्व है वो 2 हो जाएंगे, उसके परमाणु 2 हो जाएंगे, और बी वाले के 1 हो जाएंगे। ठीक है, तभी तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन 2, जैसे एक परमाणु के पास 1 हो जाएगा, 2 के पास 2 परमाणु जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लास्ट की कक्षा में, तो दोनों इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, बी के वाले के पास। ठीक है, तो यहाँ पर A to B आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बताना है कि इधर क्या आएगा, तो 7×21 + 15 बटे आपका 35। ठीक है, यानी कि 36/35, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक सही 1/35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण में दोस्तों उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है, हाइड्रोजन का ही उपयोग होता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण में। ये गलत दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कोई भी कुत्ता क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है, ये आपने बना लिया। उसके बाद बोला है कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, तो कुछ बिल्लियाँ क्या हैं, चूहे हैं, और सभी चूहे क्या हैं, सूअर हैं। ठीक है, ये बना लिया आपने। अब देखते हैं नाम, यहाँ पर नाम दे देते हैं सभी को। यहाँ पर क्या था कि कोई भी कुत्ता, यानी कि कोई भी डॉग क्या नहीं है आपके, नो डॉग इज कैट। ठीक है, तो नो डॉग इज कैट। उसके बाद बोला गया है कि सम कैट आर रैट। ठीक है, तो सम कैट आर रैट हो जाएगा, इधर रैट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है आल रैट्स आर पिग, तो ये वाला पिग का हो जाएगा। ठीक है, तो अब निष्कर्ष देखिए कि यहाँ पर बोला कि आल डॉग आर रैट, तो आल डॉग आर रैट, डॉग आर रैट में तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। हाँ, उसके बाद बोला आल पिग आर रैट, आल पिग आर रैट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आल रैट आर पिग है, ना कि आल पिग आर रैट। ठीक है,
ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद तीसरा सम पिग आर कैट है, तो सम पिग आर कैट, तो पिग जा रहा है, तो इधर का ये पार्ट दोस्तों कैट और पिग का कॉमन है, ठीक है। यानी कि सम कैट आर पिग, ये क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। नो पिग इज ए डॉग, तो नो पिग इज ए डॉग, तो ऐसा तो दोस्तों बोला ही नहीं गया कि इनके और इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। आप चाहते तो इस पिग को डॉग के अंदर भी काट सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि नो पिग इज कैट, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि इस सर्कल को इधर ना बढ़ा के उधर भी डॉग को भी काट सकते हैं, ठीक है, पिग के सर्कल के द्वारा। तो आपका केवल तीसरा ही राइट होगा, ठीक है। आपका केवल तीसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी आपको समूह बनाना है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा समूह बनेगा आपका। तो वो मेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए आपका, देखो यहाँ पर सर्कल है, तो इस सर्कल में स्पर्श कर रहा है छोटा वाला अंदर से, इधर त्रिभुज यानी कि 2 4 5 तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। 2 4 5 आपका ये भी है, ये भी है, ये भी है। इससे तो दोस्तों हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन तो नहीं हुआ क्योंकि 2 6 4 है, ये तो नहीं हो जाएगा। और इसके बाद 1 और 3, ठीक है। अब ये एरो लगा ही थी नीचे की ओर एरो लगा है, तो यानी कि 1 और 3 वाला हुआ। 1 और 3 वाला दोस्तों केवल ऑप्शन नंबर पहले में ही है, ठीक है। और जो आपके बचे हुए कौन से 6 7 और क्या हो जाएगा आपका 6 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका केवल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, इसको हटाइए। बोला गया है कि यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता हो तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर 40 अंकों का एक पूर्णांक है, ठीक है, और उसमें से 34% पास होने के लिए आवश्यकता है, तो कितने अंक चाहिए होगा, तो इसको कर दीजिए, ठीक है। तो इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16 और 0 ही आएगा आपका। 4 चौको 16, 4 3 12, 1 13, ठीक है, बटे 100 यानी कि 13.6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का, इसको हटाइए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या को जब 5 6 7 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 बचता है शेष, ठीक है। ऐसे सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको 5 6 7 8 का क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम। तो इधर 5 और 6 और 7, इधर क्या हो जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एलसीएम एलसीएम इतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 पंचे 30 और 7 यानी कि 210 इंटू 4 यानी कि आपका क्या होने वाला है, आपका यहाँ से 840, ठीक है। तो 840 आपका एलसीएम हो गया। और आपसे बोला जा रहा है कि भाग करने पर यहाँ पर 4 शेष बचता है, ठीक है। तो यानी कि आपका 844 यहाँ पर आपका नंबर हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि टाइप ए एक श्रमिक टाइप 2 श्रमिक के 2 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। तो टाइप जो 1 है वह दोस्तों टाइप 2 के कितना कुशल है, 2 गुना, यानी कि अगर इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इधर 5 हो जाएगी, 2.5 गुना बोला है, ठीक है। उसके बाद बोला गया टाइप एक प्रकार के 12 श्रमिक, ठीक है, यानी कि टाइप एक प्रकार के 12 श्रमिक यानी कि 12 इंटू टाइप एक प्रकार के एफिशिएंसी क्या है 5 हो जाएगी। और 10 दिन में वो पूरा कार्य कर सकते हैं, टोटल वर्क ये हो जाएगा। और उसी काम को टाइप ए के 4, ठीक है, टाइप ए के 4 यानी कि इधर एफिशिएंसी 20 हो जाएगी, ठीक है, 4 पंचे 20। और टाइप बी के कितने बोले हैं, टाइप बी के 15 मजदूर यानी कि 15 दूनी 30 एफिशिएंसी यहाँ से हो जाएगी। तो योग कितना हो जाएगा 50 श्रमिक पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे, ठीक है, यानी कि 50 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम कर लेंगे ये 10 पन्ना 50, 5 से इसको काटा तो 12 दिन टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चौथा राइट होगा, ना कि तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी संयुक्त संख्या है, ठीक है ना, ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि वह दोस्तों क्या होगी एक तरह से किसी न किसी से डिवाइड होगी, ठीक है। ये दोस्तों कंपोजिट नंबर जो होती है कभी भी क्या नहीं होती, वो नहीं होती क्या, अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि 19 3 57 होता नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये गलत है दूसरा। काफ़ी दोस्तों बोनस अंक दिए हैं रेलवे ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, इसको हटाइए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर बहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कोलंबिया, ठीक है। जो यहाँ पर मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर बहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अर्जेंटीना नहीं होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा आपका कोलंबिया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे जो है तो आंसर गलत दे रहा है रेलवे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णित करें कि नीचे दिए गए कौन सा वाक्य उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो 50 विद्यार्थियों की कक्षा में कितनी लड़कियों ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो टोटल छात्र 50 हैं, उनमें से कितने लड़कियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए, ऐसा आपको यहाँ पर ढूंढना है। इन दोनों वाक्यों के माध्यम से कौन सा वाक्य हमें इम्पोर्टेंट होगा, जरूरी होगा उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो गणित में ठीक 4 लड़के, ठीक है, गणित में ठीक 4 लड़कों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि 4 लड़के भर केवल 80% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, बोला गया कि कक्षा के 1/3 भाग ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो गणित के 1/3 छात्र ने, यानी कि टोटल 17 छात्रों ने क्या किए हैं कि 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और जिसमें से 4 छात्र थे। ठीक है, तो छात्राएँ कितनी हो जाएंगी, लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी आपकी 13। ठीक है, यानी कि आप जो है तो दोनों ही वाक्यों का यूज करके हम आंसर ला सकते हैं कि कितनी बच्चियों के, कितनी लड़कियों के 80% से अधिक मार्क्स थे मैथ में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों एक साथ मिलकर पर्याप्त हैं। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल विकल्प 1 पर्याप्त है, जबकि केवल विकल्प 2 पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी नहीं दोस्तों होगा, आप ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, आंसर आपका क्या होने वाला है, आंसर आपका होने वाला है फ्रेंड्स, देखो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। ठीक है, केवल आप दूसरे से भर प्राप्त थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर 51 बच्चे आपको बोला था टोटल। ठीक है, उसमें से 1/3 बोला गया था कि 80% के ऊपर हैं। 80% के इसमें तो मतलब कि आपके गर्ल और बॉय दोनों हो जाएंगे ना। ठीक है, 17 में दोस्तों गर्ल और बॉय दोनों हो जाएंगे, तो गर्ल बॉय कितने हैं उसमें से आपको केवल दूसरे ही ऑप्शन से पता चल रहा है ना कि 4 हैं। ठीक है, पहले वाक्य से। ठीक है, बाकी बच्चे की 13 जो लड़कियाँ हो जाएंगी, तो दोनों का यूज़ करके हम निकाल पाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ही राइट होगा, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, अच्छे से देखना। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सशक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि क्या CBSE को कक्षा 10 तक अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो कक्षा 10 तक अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपसे बोला गया है कि उच्च शिक्षा के लिए निम्नतम कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले मूल सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये तो राइट होगा, क्योंकि सही ही बोल रहा है। अगला है, विद्यार्थियों को पुनः उसी कक्षा का अध्ययन करना रुचिकर लगता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर केवल पहला ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा। अगर आपका मान दिया हुआ है कि a² + 1/a² बराबर आपका 3 है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, यानी कि आप जब इसका मान कैसे निकाल पाएंगे, जब आपको मान पता हो जाएगा a + 1/a का वैल्यू पता हो जाए। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो आप जब यहाँ पर करेंगे क्या कि अगर आपका ये निकालना है ना, तो आप इसको 3 को किसके बराबर कर देंगे, p² - 2 के। ठीक है, क्योंकि जब आप इसका वर्ग करेंगे ना, तो आपका यही आएगा, बराबर में 3 हो जाएगा, तो p की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, √5। ठीक है, तो ये √5 आ गया फ्रेंड्स, √5। तो जब आप इसका क्यूब करेंगे ना दोनों पक्षों का, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा p³ और माइनस का 3p। ठीक है, तो p³ यानी कि 5 √5 और माइनस का 3 √5, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 2 √5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% की छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो यानी कि MP और CB के यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया कि 20% की छूट देकर, यानी कि उसको लाभ कितना हो रहा है, 125% का, यानी कि 125 हो जाएगा इधर, और छूट दे रहा है 20%, यानी कि 80 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि आप जब डिवाइड करेंगे 5 से, तो 25 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा। ठीक है, और अंकित मूल्य आपका क्या होगा, यदि क्रय मूल्य आपका कितना है, यानी कि 16 रेशियो बराबर आपका ये है, तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 600/16। ठीक है, तो 25 रेशियो की वैल्यू आपको निकालना, क्योंकि अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है, तो 25 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 600/16। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊपर और आप 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100/4 लिख देने पर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, अब जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 15। ठीक है, यानी कि 1500 आ जाएगा ऊपर। ठीक है,
15,000, ठीक है ना। ऊपर आ जाएगा 15,000 और बटे क्या है नीचे 16, ठीक है। तो आपका आंसर तो पूरी तरह से पूर्ण संख्याएँ तो आएगी नहीं, ठीक है। आपका जो है तो इसमें ही आएगा, पॉइंटों में ही आएगा ये आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला डायरेक्ट सही करिए, अगले बढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया कि यदि साइन की घात 4a माइनस कोस की घात 4a बराबर 1 है तो a/2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a/2 का मान क्या हो जाएगा 45, ठीक है। a/2 बराबर 45 है, यानी कि a की वैल्यू आपकी 90 आएगी, ठीक है। a/2 की बोली गई इसलिए 45 बोल रहे हैं। तो अगर a की वैल्यू आप 90 रखते हैं ना तो इसका मान 1 ही आएगा, ठीक है। साइन की घात कितनी भी हो, साइन a की वैल्यू क्या होती है 1, कोस की घात 4 यानी कि 1 ही आएगा। और माइनस कोस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 0 होती है तो इधर 0 आएगा, यानी कि 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 45 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमित और ऋतु पति पत्नी है, ठीक है। अमित और ऋतु पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी है, ओके। उसके बाद बोला गया है कि मृणाल और सोनल भाई भाई हैं। मृणाल और सोनल अभी पता नहीं हमें, मृणाल ऋतु का भाई है, तो जो मृणाल है ऋतु का भाई है, मृणाल और सोनल भाई भाई हैं, तो इधर ये भाई भाई हो गए। और बोला गया कि सोनल और अमित का क्या रिश्ता है, ठीक है। तो सोनल अमित का कौन हो जाएगा दोस्तों, साला हो जाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी का भाई है, ठीक है। तो साला यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव जब आप जाकर देखेंगे तो इधर -2 कर रहा है, ठीक है। इधर भी -2 तो इधर -2 यानी कि 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि ए बी की तुलना में दुगुना तेज़ी से कार्य करता है, ठीक है। यानी कि ए और बी की इफिशियंसी क्या है, अगर ए बी की 1 है तो ए की 2 है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेज़ी है, ठीक है। यानी कि ए और सी की एक साथ जो इफिशियंसी आ रही है और बी की कितनी है 3 गुनी है, ठीक है, ये है। तो इधर से आपकी ए की बी और बी की दोनों सेम है ना यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी नहीं बी और बी की सेम नहीं होती तो हम बराबर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर अगर ए प्लस सी की वैल्यू 3 है और ए की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि यहाँ पर ए की अगर 2 है तो सी की कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तभी तो 3 होंगी और बी की 1 ही है पहले से, तो यानी कि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात लिख लेते हैं ए बी सी का। तो ए का दोस्तों 2 और बी का 1 और सी का भी 1, ठीक है। बोला गया है तीनों मिलकर एक साथ 30 दिनों में काम समाप्त करते हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या टोटल इनकी 4, ठीक है, यानी कि 120 टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि उनमें से प्रत्येक को वह कार्य कितने दिन लगेंगे अकेले कार्य करके, ठीक है। तो ए को दोस्तों 60 दिन लगेंगे 2 की एफिशिएंसी से 120 काम करने में, और बी को कितने लग जाएंगे 120, एक की एफिशिएंसी, सी को भी 1 की एफिशिएंसी से 120 काम करने में 120 दिन लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला गया है कि यहाँ पर दिया है कि स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक करंट आई बनाता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो समय टी में व्यय की गई विद्युत ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी एच बराबर क्या हो जाता है IR² इंटू टी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, आर की वैल्यू आप रख दीजिए, आर बराबर क्या होता है V/I होता है, ठीक है। तो यहाँ पर I इंटू यहाँ पर V² बटे I हो जाएगा I², ठीक है। आर बराबर V बटे I होता है ना, तो आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पर एक गलत की है, जो H होता है ना आपका क्या होता है I² होता है, ठीक है। I², देखो यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं अपन, तो क्या होता है देखो, तो क्या होता है I²R, ठीक है, इंटू टी होता है H बराबर, ठीक है, ऊर्जा। यहाँ पर I² है और R की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं V बटे I इंटू टी, ओके। इधर से आप इसको काट सकते हैं तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा VIT, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दूसरे में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इधर क्या किया है, इधर आपका -6 किया है और इधर फिर -6 किया है, ठीक है। और फिर इधर क्या करेगा, इधर जब -6 करेगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर -6 करने पर आपका ए नहीं आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर माइनस क्या किया है कि देखो यहाँ पर कितने का अंतर है, आई और ए में 8 का अंतर है, ठीक है। यानी कि इधर भी -4 करेगा, इधर भी -4, ठीक है। तो -4 करेगा तो इधर क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ई में -4 करेगा तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यानी कि आंसर क्या आने वाला है, इधर ई आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में 2018 में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की? ठीक है, तो गोल्ड कोस्ट ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की जो है तो मेज़बानी की थी। क्वेश्चन बोला गया कि सुरभि ने कृषि उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये निवेश किए, तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1। क्यों? क्योंकि 5 महीने के लिए दोस्तों जो कर रही है इन्वेस्टमेंट 6,000 है और अनुपात क्या हो जाएगा? 6 महीने के लिए 5,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 1:1 ही आएगा ना डिवाइड करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि इन इमोजों के आधार पर आपको समूह बनाना है। ठीक है, तो आप समूह कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स कि देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये और ये ना ये। ठीक है, आपके तीसरे छठवां और नौवां, तीसरा छठवां नौवां देखते हैं कहाँ पे है। तीसरा छठवां नौवां, तीसरा छठवां नौवां। ठीक है, तो इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है तीसरा छठवां नौवां, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, 3, 6, 9 आपका केवल इसी ऑप्शन में है, तो पहले ही ऑप्शन से राइट हो गया। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर कौन सा क्षार का गुण नहीं है, तो वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, ये तो सही है दोस्तों, ये नहीं होगा, क्षार का गुण नहीं बोला गया। उनका साथ कड़वा होता है, ये भी दोस्तों सही है। वे नीले रेटिंग्स को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो क्षार होते हैं वो लाल को नीले में बदलते हैं। ठीक है, लाल को नीले में। ठीक है, तो ना कि नीले को लाल। नीले को लाल में कौन चीज़ करता है? अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर यहाँ पर क्या आएगा? तो यह आसान है क्वेश्चन। यहाँ पर +3 की ये है, +3 तो यहाँ पर +3 करेंगे तो इधर यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र इतिहास व्यक्ति की क्या होती है? जीवनी होती है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र का एक इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है। किसी भी व्यक्ति की क्या होती है? बायोग्राफी, जीवनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये पाई चार्ट दी हुई है और बोला गया है कि यदि चीनी की उपज 6,000 टन है और गेहूं की पैदावार इतने टन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये डिग्री में दिया हुआ है। ठीक है, डिग्री में दिया हुआ क्योंकि यहाँ पर 360 योग हो रहा है, डिग्री में दिया हुआ है, तो यानी कि 80 डिग्री बटे 360 करने पर यहाँ पर कि ये किसके बराबर हो जाएगा? 6,000 टन के। ठीक है, तो यहाँ से जब 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इधर से क्या आ जाने वाला है आपका 6,000 इंटू इतना और बटे 80। ठीक है, तो अब आपको कितना निकालना है? गेहूं की पैदावार। तो गेहूं की पैदावार निकालने के लिए आपको कितना जो है तो करना पड़ेगा? गेहूं की पैदावार, यहाँ पर गेहूं कहाँ पर है? गेहूं। ठीक है, गेहूं यानी कि वीट यानी कि 100, तो इसमें आपका किसके मल्टीप्लाई करना होगा? 100। ठीक है, 100/360। ठीक है, तो 360 से इसको काट दिया, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, तो 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 1500 इंटू 5 यानी कि 7500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7500 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7500 टन राइट है। और ये दोस्तों क्या है? इमेज के आधार पर यहाँ पर देखो ये आदमी है तो ये औरत हो जाएगा, ये लड़का है तो लड़की हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है? तो आर्थ्रोपोडा जो समूह होता है वही दोस्तों जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा कौन से होते हैं? जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया? तितली हो गई। ठीक है, और केकड़ा वगैरह हो गई, सारे आर्थ्रोपोडा हैं। ठीक है, केकड़ा नहीं पता है, लेकिन आपका जो होती है ना क्या बोलते हैं खजूरा, वो भी आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सारे क्वेश्चन जरूर किए होंगे। और जो लोग दोस्तों नए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो इसी तरह की वीडियो सारी मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।